Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the salvage pathway for purines. Salvage pathways are basically designed in human body because there is a lot of turnover of purine bases and a lot of turnover of cellular nucleic acids that can be used to resynthesize the corresponding nucleotides. Pathways of base to nucleotides conversion are referred to as the salvage pathways. First point is the salvage of purine bases to nucleotides. This occurs with the help of two enzymes. First is adenine phosphoribosyl transferase, and second is hypoxanthine guanosine phosphoribosyl transferase. They are abbreviated as APRT and HGPRT. Both enzymes use PRPP as a source of ribose 5 phosphate group. PRPP कल आपने प्यूरिन सिंथेसिस में पढ़ा था, जो एटीपी में हमने राइबोस शुगर में जब हमने एटीपी ऐड की थी तो हमारे पास पीआरपीपी बना था। फिर आती है कि गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस किस तरह से होती है। इसमें एचजीपीआरटीए एंजाइम का रोल है। सबसे पहले क्या होता है कि गुआनिन जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसके अंदर जब हम पीआरपीपी एंटर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम तो जीएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास बनता है। ये एंजाइम इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसमें रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट एंड इट्स सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस बाय पायरोफॉस्फेटेज मेक्स दीज रिएक्शंस इरिवर्सिबल। एंजाइम जो HGPRT है also converts another base hypoxanthine to its corresponding nucleotide आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाइपोक्सेंथीन के साथ जब हम पीआरपीपी का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HGPRT तो इट फॉर्म्स आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, या आप लोगों ने लिपिनकॉट से करना है एज इट इज जैसे उसमें लिखा हुआ है कि हाइपोजेंथीन गुआनोसिन पायरोफॉस्फेट की जो एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है दैट इज नोन एज लीश-नायहान सिंड्रोम। लीश-नायहान syndrome is an X-linked recessive disorder associated with complete deficiency of HGPRT. Deficiency जब होगी तो it leads to the inability to salvage hypoxanthine और guanine and excessive production of uric acid जो है वो बनेगा which is the end product of purine degradation. सेल्वेज पाथवे जब नहीं होगा तो पीआरपीपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और आईएमपी और जीएमपी के लेवल कम बनेंगे बिकॉज पीआरपीपी तो यूज़ ही नहीं होगा ना, एंजाइम ही नहीं है यूज़ करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज जो रेगुलेटेड स्टेप है इन प्यूरिन सिंथेसिस उसके पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनहिबिटर्स कम हो जाएंगे और प्यूरिन की जो सिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज प्यूरिन का के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो सेल्वेज होना है प्यूरिन ने वो तो यूज़ नहीं होगी तो प्यूरिन की सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। The combination of decreased purine reutilization and increased purine synthesis results in increased degradation of purines and production of large amounts of uric acid. प्यूरिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में बनेगी तो बॉडी उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगी। जब बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी प्यूरिन्स की तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा और लीश-नायहान जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की वजह से इसको हम हेरिटेबल कॉज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया भी कह सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसमें किस तरह की होती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स इन द किडनीज, यूरोलिथियासिस कहते हैं इसको। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, गाउटी आर्थराइटिस एंड सॉफ्ट टिश्यूज। मोटर डिस्फंक्शन है, जो लिम्स की मूवमेंट है दैट इज इम्पेयर्ड। कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं, थिंकिंग प्रोसेस इज डिफेयर्ड, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हैं दैट इंक्लूड सेल्फ म्यूटिलेशन,
For example, biting of lips and fingers. These all are clinical presentations of Leishman syndrome. फिर उसके बाद जो दूसरा एंजाइम है एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज APRT, that is important salvage enzyme for adenine. एडवांटेजेस क्या है सेल्वेज पाथवे की? इसकी सबसे पहले एडवांटेज ये है कि it accounts for production of smaller fraction of total protein nucleotides in the human body and simpler or cost efficient way of producing purine nucleotides जो हैं वो हमारे पास बनती हैं और रॉ मटेरियल्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होते और ये उन ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें डिनोवो पाथवेज जो हैं वो एब्सेंट हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के, लाइक ब्रेन एंड सम अदर टिश्यूज. सेल्वेज पाथवे जो है वो दे आर वेरी डाइवर्स इन कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये ऑलमोस्ट सारे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर ये हो सकता है. फिर आ जाता है कि डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड किस तरह से होती है. डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. एक तो ये कि जो डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन, और सेकेंड इज द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम de novo synthesis. डिग्रेडेशन ऑफ डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, इसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? फैमिली ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को इनटू सिंपलर फ्रेगमेंट्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स. इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दीज आर sequence wise degraded by specific enzymes to nucleosides and free bases, और end product इसका बनता है यूरिक एसिड. अब सेकेंड जो पॉइंट है कि डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डी नोवो सिंथेसिस किस तरह से होती है? ये होती है लिवर के अंदर. ठीक है, द फ्री बेसिस जो बनती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन आर सेंट आउट फ्रॉम द लिवर एंड दीज आर सेल्वेज्ड बाय पेरिफेरल टिश्यूज. अब जो डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स डिग्रेड होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो किस तरह से होते हैं कि सबसे पहले जो आरएनए के अंदर जो राइबोन्यूक्लिएजेस हैं और डीएनए के अंदर जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकेजेस हैं जो पेनक्रियास से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, they hydrolyze the dietary RNA and DNA to smaller fragments that is oligonucleotides. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर के ऊपर फर्दर एक्शन होता है पेनक्रियाटिक फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस का, जिसमें मिक्सचर ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. और इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियोटाइडेजेस जो कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके उसको सिंपल न्यूक्लियोसाइड्स में हाइड्रोलाइज कर देते हैं. और न्यूक्लियोसाइडेजेस जो हैं दीज फर्दर डिग्रेड कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स को इनटू फ्री बेसिस प्लस राइबोज शुगर्स डीऑक्सी और राइबोज 1 फॉस्फेट. ये सारी जो प्रोसेस है लिपिनकॉट में लिखा हुआ है, ये पिक्चर भी वहीं से ली हुई है. फिर यूरिक एसिड फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड फॉर्मेशन किस वजह से होती है. जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की डिग्रेडेशन होती है तो एज अ प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड बनता है. यूरिक एसिड फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसका हम अमाइनो ग्रुप रिमूव करते हैं टू प्रोड्यूस आईएमपी, और एंजाइम इसमें कौन सा यूज होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीएमिनेज. ठीक है, फिर उसके बाद IMP एंड GMP are reconverted into nucleoside forms inosine and guanosine by the action of 5 prime nucleotidase. फिर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स जो हैं they convert inosine and guanosine into their respective purine bases that is hypoxanthine and guanine.
ग्वानिन जो है वो डीएमिनेट हो जाता है इनटू ज़ैंथीन, and hypoxanthine is further oxidized to xanthine, and then it forms uric acid, the final product of human purine degradation. Uric acid is excreted primarily in the urine. तो बेसिकली दो पाथवेज हैं, एक आईएमपी का पाथवे है और एक ग्वानिन का पाथवे है। दोनों ने जो है वो आईएमपी जो है वो हमारे पास बना देगी हाइपोजेंथीन, और ग्वानिन जो है वो जेंथीन बना देगी। हाइपोजेंथीन जो है वो फर्दर उसके ऊपर जब जेंथीन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स यूरिक एसिड, एंड यूरिक एसिड जो है इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन which is excreted primarily in urine. फिर there are some causes and consequences of hyperuricemia, क्योंकि uric acid in large amounts is not good for the body. It is barely soluble in plasma. So even a small rise in concentration leads to precipitation of uric acid crystals, जिसकी वजह से characteristic features of gout, hyperuricemia. Gout is a disease जिसमें joints का problem होता है, joints की swelling हो जाती है, especially जो foot का big toe है ना, इसकी swelling हो जाती है, और later stages पे hands की भी swelling हो जाती है. That is a very painful condition because joints के अंदर जो urate crystals हैं वो जाके deposit हो जाते हैं और वो पेन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पे होता है और वहाँ पे पेन होती है। हाइपरयूरिसीमिया दो वजह से हो सकता है। एक तो ये कि अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, इधर ये कि किडनी जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर रही तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर ये कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और किडनीज आर अनएबल टू फिल्टर ऑल दैट यूरिक एसिड इनटू द यूरिन। तो इसके दो जो है वो कॉजेज हैं हाइपरयूरिसीमिया के। जो मैमल्स हैं एक्सेप्ट हायर प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन, उसमें देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड यूरिकेज दैट कन्वर्ट्स यूरिक एसिड टू वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट एलेंटोइन। ह्यूमंस के अंदर क्योंकि यूरिक एसिड नहीं होता, सो इस वजह यूरिकेज एंजाइम नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। There are some diseases of urine metabolism. These are hyperuricemia, gout, and hypouricemia. हाइपरयूरिसीमिया जो है दैट इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट होता है, प्राइमरी गाउट, और सेकेंडरी भी हो सकता है, सेकेंडरी टू सम अदर डिजीजेस, फॉर एग्जांपल रीनल डिसऑर्डर्स causing elevated threshold for uric acid excretion, and there are some unknown defects too. Then there is hypouricemia जिसमें यूरिक एसिड कम बनता है। इसमें क्या है कि एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स हैं, आइदर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, इनहेंस्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल रहा है, फिर फेमिलियल रीनल हाइपोयूरिसीमिया है या फैनकॉनी सिंड्रोम है। ये सारे जो हैं इसमें हाइपोयूरिसीमिया होता है। गाउट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन और इस पे काफ़ी बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके आपको सिम्टम्स और लैब जो भी लैब की वो आती हैं डिरेंजमेंट्स वो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। हाइपरयूरिसीमिया रेफर्स टू इंक्रीज्ड सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशंस। Gout is basically a clinical syndrome associated with hyperuricemia. ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि hyperuricemia is due to two main causes. It is either the overproduction or the under excretion of uric acid. Not all patients with hyperuricemia develop gout. Only a minority of them जो हैं वो gout उनको होता है। इसमें यूरिक एसिड के लेवल्स जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है इन मेन, एंड फीमेल्स में लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें क्लिनिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि हाइपरयूरिसीमिया होगा,
सेकेंडली के रिकरेंट एक्यूट आर्थराइटिस होगा, मतलब ये कि बार बार पेनफुल जॉइंट्स जो हैं वो पेनफुल जॉइंट्स जो हैं उसके साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। फिर ये कि रीनल डिजीज होगी, न्यूरोपैथी होगी, इज ऑल्सो अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं, नेफ्रोपैथी इज ऑल्सो अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाउट्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गाउट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो वाला है जिसमें बाय बर्थ ही एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, इनबॉर्न एंजाइमेटिक डिफेक्ट। सेकेंडरी है दैट इज ड्यू टू सम other disease which leads to increased uric acid levels. Clinical features इसके क्या क्या हैं? First is the deposition of monosodium urate crystals in the joints. फिर ये है कि chronic gouty arthritis, monosodium urate crystals को हम टॉफी भी कहते हैं, they may be deposited in the soft tissues resulting in chronic tophaceous gout. And third is formation of uric acid stones in the kidney, urolithiasis. तो जब भी आपको कोई गाउट का सिनेरियो दिया जाएगा तो उसमें गाउटी आर्थराइटिस, टोफी, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यूरोलिथियासिस, ये वाले वर्ड जो हैं वो यूज होंगे। प्राइमरी गाउट किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू डिसऑर्डर विद इंक्रीज्ड प्यूरिन सिंथेसिस। Enzymatic defects leading to increased purine synthesis are increased activity of PRPP synthetase, glucose 6-phosphatase deficiency, deficiency of HGPRT enzyme, and second is under excretion of uric acid. Now, what are the enzymatic defects in primary gout? Increased activity of PRPP synthetase. इसमें क्या होता है कि ओवर एक्टिविटी इज इनहेरिटेड एज एन एक्स-लिंक्ड ट्रेट। प्यूरिन बायोसिंथेसिस में ज्यादा होगी, फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगी, and there is increased Vmax or low Km for ribose 5-phosphate. फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी है, या आप लोगों ने वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ी होगी, दैट इज अ वॉन गिरकीज डिजीज। इससे क्या होता है कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट दैट फॉर्म्स पेंटोज राइबोज, और जब राइबोस शुगर ज्यादा होगी, राइबोस फॉस्फेट ज्यादा होगा, तो उससे प्यूरिन सिंथेसिस भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। फिर HGPRT मैंने आपको बताया, दैट इज अ लीश-नाहान सिंड्रोम। लीश-नाहान सिंड्रोम में HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, दैट इज एन एक्स-लिंक्ड ट्रेट कॉजिंग इंक्रीज प्यूरिन सिंथेसिस बाय अ 3-fold मैकेनिज्म। और इसमें रिसाइकलिंग ऑफ द सबस्ट्रेट बेसिस लाइक हाइपोजेंथीन एंड ग्वानिन इज इम्पेयर्ड, so they form increased uric acid. Hypoxanthine की जो end product है that is uric acid. Secondly, जब HGPRT एंजाइम नहीं होगा तो PRPP का लेवल बढ़ जाएगा, वो यूज नहीं होगा, जिसकी वजह से PRPP जो है वो ज्यादा फॉरवर्ड करेगा प्यूरिन सिंथेसिस को, और उसकी वजह से फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशन होगी और ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा। Finally, some defect in the salvage pathway which leads to decreased levels of AMP and GMP, और जो फीडबैक इनहिबिशन जो है वो नहीं होगी, PRPP अमाइडो ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो चलता जाएगा और ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा। फिर अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड है, इट इज इन ओवर 90% ऑफ इंडिविजुअल्स, ये वाला कॉज होती है हाइपरग्लाइसीमिया की। दैट में बी ड्यू टू सम सेकेंडरी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल
kidney diseases, lactic acidosis, and urate reabsorption decrease, use of some drugs, for example, thiazide diuretics, और exposure to lead, इसको हम सेटरनीन गाउट भी कहते हैं। फिर एक टर्म है सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट ये है कि कोई और डिजीज हो जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाए। वो कौन कौन सी डिजीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं, लाइक hematologic blood malignancies and leukemias, multiple myeloma जो बोन्स का कैंसर है, that leads to, उसकी वजह से, इस कैंसर की वजह से सेल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, कैंसरस सेल्स, फिर वो डिस्ट्रक्ट भी ज़्यादा होते हैं। जब वो डिस्ट्रक्ट ज़्यादा होते हैं तो वो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। फिर सेकंड इसकी कॉज है क्रॉनिक रीनल फेलियर। फिर है यूज ऑफ डायूरेटिक्स एंड अल्कोहल, and urinary excretion of uric acid falls in starvation as well. Starvation में भी यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। गाउट में जो यूरिक एसिड का पूल है वो कहाँ से आता है? एक तो ये कि यूरिक एसिड टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, आइदर डिसोसिएटेड फॉर्म, दैट इज द आयोनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड यूरेट, और द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, दैट इज द यूरिक एसिड। फिर इसके अंदर कुछ ऐसा पूल भी है जो बाकी चीज़ों के साथ मिसिबल होता है और बाकी चीज़ों के साथ कंबाइन हुआ होता है, दैट में बी around 1200 milligram in normal subjects or 3000 milligrams in patients of gout. ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है गाउट की? कि हमने जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम करनी है बाय एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर ये कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन हमने ज़्यादा करनी है। अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें यूरिकोज यूरिस ड्रग देनी पड़ेंगी जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन किडनी से ज़्यादा कराएं, या फिर ये कि हम यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम करेंगे, दैट इज़ बाय ब्लॉकिंग द यूरिक एसिड प्रोडक्शन, एंड उसके लिए हम एलोप्यूरिनॉल यूज करेंगे। दो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है इसकी, पैलिएटिव है एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट ये है कि बेड रेस्ट, डाइट प्यूरिन फ्री डाइट होगी, यानी मीट वगैरह नहीं लेंगे, ओरल फ्लूइड ज़्यादा लेंगे, अल्कोहल नहीं लेना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेंगे लाइक कॉल्चिसिन, एक्यूट अटैक्स में हम कॉल्चिसिन देते हैं। कॉल्चिसिन क्या करती है कि वो सप्रेस करती है सिंथेसिस को, और जो भी केमिकल फैक्टर्स आते हैं ना जॉइंट्स के अराउंड इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए, उसको रिड्यूस करती है। एनासिड्स दे सकते हैं हम, लाइक एंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनाक, पायरोक्सिकैम, फेनोप्रोफिन, आइब्यूप्रोफिन, ये सारी हम दे सकते हैं। फिर स्टेरॉइड्स दे सकते हैं लाइक प्रेडनिसोलोन। रिकरेंट अटैक्स जिन लोगों में होते हैं उनमें स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले इसका एम ये है कि हमने यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम करना है। 3 वेज हैं इसकी जिससे हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो ये कि रीनल एक्सक्रीशन कम करें यूरिक एसिड की, सिंथेसिस कम करें यूरिक एसिड की, और ऑक्सीडेशन यूरिक एसिड की ज़्यादा करें। यूरिकोज यूरिक ड्रग जो हम यूज़ करते हैं, दीज आर सैलिसिलेट्स एंड प्रोबेनिसिड। ये क्या करती हैं कि दे कॉज दी इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। फिर सैलिसिलेट्स हैं, ये डोजेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसका नाम याद रखें कि सैलिसिलेट्स इसमें यूज़ होते हैं। सैलिसिलेट जब हम हायर डोजेज में देते हैं तो वो यूरिक एसिड की रिटेंशन को कम करते हैं, अगर कम डोज में देंगे तो वो यूरिक एसिड की रिटेंशन करवाते हैं। प्रोबेनिसिड है, फिर हेलोफेनेट है, ये हम यूज करते हैं एज यूरिकोज यूरिक ड्रग्स। एलोप्यूरिनोल है, एलोप्यूरिनोल क्या करता है कि ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है,
जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो हाइपोजेंथीन जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, पर हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन जो हैं दीज आर मोर वाटर soluble as compared to uric acid, so they are not harmful for the body. फिर जो ड्रग्स हैं जो यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाती हैं, दीज आर यूरेट ऑक्सीडेज। ये उन पेशेंट्स में देते हैं जिसमें सीवियर गाउट हो, रीनल इन्वॉल्वमेंट हो। फिर सम मेडिकल कंडीशन जिसमें सूडो गाउट होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स तो नहीं बनते, पर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और क्लिनिकली इसमें these are the condition is similar to gout, but their serum uric acid level is normal. फिर हाइपोयूरिसीमिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोयूरिसीमिया किस वजह से हो सकता है। एक तो ये कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो रही है। एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स हैं, लाइक एंजाइम डिफेक्ट्स ऑफ एडिनोसिन डीआमीनेज, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, या फिर इनहेंस्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ये किस केस में होती है? फैनकॉनी सिंड्रोम और फेमिलियल रीनल हाइपोयूरिसीमिया। फिर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो है, इस पे भी समटाइम्स नोट लिखने को आ जाता है, या फिर सिनेरियो भी बन सकता है इसका। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो है ना, दैट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड एडिनोसिन डीएमिनेज का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि इट कैटेलाइजेस द डीएमिनेशन ऑफ एडिनोसिन टू inosine and deoxyadenosine 2। एंड इससे क्या होता है कि जब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो एडिनोसिन से आइनोसिन नहीं बनेगी, और एज अ रिजल्ट एडिनोसिन और डीऑक्सीएडेनोसिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी बॉडी में। और जब डीऑक्सीएडेनोसिन जो डीएनए की जो एक बेस है, डीऑक्सीएडेनोसिन जब ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो वो क्या करेगी? that is toxic to lymphocytes and suppresses the immune function. एक्यूमुलेटेड डीऑक्सीएडेनोसिन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। और जो लास्ट वन ये डीएटीपी है, दैट इज अ पावरफुल इनहिबिटर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। जब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारे जो डीएनए बनाने वाले प्रिकर्सर्स हैं वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स हैं उसके ऊपर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। स्किड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज जो है। इसमें क्या होता है कि ये जो भी एडिनोसिन डीएफिनेज डेफिशिएंसी अगर स्किड के पेशेंट्स में हो तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, और टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो उनके और ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, उनके लिए फैटल कंडीशन है। फिर ज़ैंथीन यूरिया जो है वो एज इट्स नेम इंडिकेट्स के इसमें ज़ैंथीन आएगा यूरिन में। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी।
एंड इसका ज्यादा जो है पता नहीं चलता, मोस्टली इट गोज विदाउट सिम्टम्स एंड गोज अननोटिस्ड. फिर देयर इज सम अदर कंडीशन जिसमें प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी होती है. नॉर्मली ये एंजाइम क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स आइनोसिन टू हाइपोजेंसिन एंड गुआनोसिन. डेफिशिएंसी अगर होगी तो जो भी इसकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लाइक आइनोसिन और गुआनोसिन जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूरिन में निकलेंगे और यूरिक एसिड जो है वो कम बनेगा और कम निकलेगा बॉडी से. यूरिक एसिड हाइपोयूरिसीमिया की एक कॉज भी है. ठीक है, ये कौन सा एंजाइम इसमें डेफिशिएंसी है? पीएनपी, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी. ये एंजाइम जो है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स डिग्रेडेशन. तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये वाली जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं डीऑक्सी फॉर्म वाली, ये भी एक्यूमुलेट हो जाएंगी इन दिस डिसऑर्डर. फिर एपीआरटी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो एपीआरटी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो सेल्वेज पाथवे नहीं होगा, जिसकी वजह से एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज है ना, तो जब ये एडेनिन पे एक्ट नहीं करेगा तो एडेनिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से रीनल स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं. फिर फेमिलियल रीनल हाइपोयूरिसीमिया जो है दैट इज जो फिल्टर्ड यूरिक एसिड है वो ज़्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं होता रीनल ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से वो यूरिन से ज़्यादा निकल जाता है और हाइपोयूरिसीमिया हो सकता है. So that's all was about the salvage pathway of purines. If you want to ask anything you can, but ये सारा टॉपिक जो है आप लोगों ने लिपिन कॉर्ड से करना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना. लिपिन कॉर्ड इज मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक.